हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्लास 11 के स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कोरिलेशन को अच्छे से पढ़ लिया था। एंड दोस्तों, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूला सारी थ्योरी एक ही वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो एट द एंड ऑफ ईयर एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस जानना चाहता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में, मतलब हर साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि आपको पता है 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो दोस्तों, इस ईयर के लास्ट में हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारी एसेट क्या है, नेटवर्थ क्या है, वेल्थ क्या है, इन सभी चीजों को जानना चाहता है एक बिजनेसमैन। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं और उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th में आप लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटर के बारे में। अब यहाँ पर पार्टनरशिप का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। वो सब चीजें आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास 11th में आपको सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप जर्नल तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले जर्नल बनाते हैं एंड जर्नल के बाद आप लेजर बनाते हैं एंड लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, इसे ट्रायल बैलेंस की मदद से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है दोस्तों, आप इसे ट्रायल बैलेंस की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरीके की होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहली ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कितने तरीके का अकाउंट बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन तरीके का अकाउंट बनाता है। पहला अकाउंट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा अकाउंट है आपका बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, बैलेंस शीट आपका कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी जान लेना जरूरी है कि ये जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये भी तीन तरीके का अकाउंट होती हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता रहे। आपका ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तीन तरीके का अकाउंट बनाती है। पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड तीसरा अकाउंट होता है बैलेंस शीट अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी मदद से बनता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कितने तरीके का अकाउंट बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आपका जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कितने तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। आपके दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो दोस्तों, आपका ये जो इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता है जो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है बिजनेस का। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आप दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। पहला आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम लोग बाद में इसके ऊपर काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो कौन सा है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर आपको क्या होता है कि अगर आपकी जो वेल्थ है, वेल्थ या नेट वेल्थ ऑफ द बिजनेस है, मतलब कि
एवरी बिजनेसमैन ये तो जानना चाहता है एट द एंड ऑफ ईयर कि हमारा बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है। ठीक उसी तरीके से आपका जो बिजनेसमैन होता है वो ये भी जानना चाहता है कि हमारे पास एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अगर आपने प्रोडक्शन किया, सेल कर दिया, आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट खर्च कर दिया, तो आपको यहाँ से क्या हुआ, आपके पास कोई एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिजनेसमैन होता है वो ये भी जानना चाहता है कि मेरे पास कितनी एसेट है या लायबिलिटी है। उसके लिए आप ये स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये स्टेटमेंट आपकी वेल्थ को बताता है या नेट वेल्थ, या आप बोल सकते हैं अगर किसी भी बिजनेस की आपको नेटवर्क जानना होता है तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको आप एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, और दोस्तों इसके अंदर आप बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बैलेंस शीट आपका कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बिजनेस की नेटवर्थ, नेट वेल्थ या वेल्थ बताता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो दोस्तों, जैसे कि आप इसको बना रहे हैं मार्कर, तो इस मार्कर को बनाने में, इसके प्रोडक्शन में, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में जितनी भी एक्सपेंसेस लगी हैं उस एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि फैक्ट्री में ये बनता है तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में आप इन एक्सपेंसेस को लेते हैं, यानी कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आपका ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, या आप इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिकॉज बिकॉज डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, इसमें जितना भी एक्सपेंस एंड लॉस होता है उसको आप डेबिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका कॉस्ट लग रहा है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप बोल सकते हैं, ये सारी एक्सपेंसेस आपकी डेबिट होती हैं। एंड जितने आपके इनकम या सेल जो होता है, आपका जो भी कमीशन होता है, जो भी मतलब कि डायरेक्ट डायरेक्ट आपका जो इनकम होता है, वो सारी चीजें आपके क्रेडिट होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है, फैक्ट्री या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, इन्हीं एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करते हैं। एंड दोस्तों इन्हीं एक्सपेंसेस जो से जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेल्स, इन्हीं के कंपैरिजन से जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है उसे आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप प्रोडक्शन से रिलेटेड या फैक्ट्री या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि प्रोडक्शन में जितने भी एक्सपेंसेस लगे होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जितने एक्सपेंस लगे होते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। इन्हीं एक्सपेंसेस से जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आता है और जो सेल होता है, इन्हीं दोनों चीजों को जो कंपैरिजन होता है, इन्हीं के कंपैरिजन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है उसी को आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इन सारी चीजों को इरेज करके आपको आगे फॉर्मेट की तरफ ले चलता हूं एंड आपको और क्लियरिटी के साथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर, ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका तैयार होता है एट द एंड ऑफ ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका हो गया यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर सबसे पहले आप लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आपका हो गया। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो माल या जो आपके पास गुड्स हैं, आपके ईयर के स्टार्टिंग में जो आपके पास गुड्स है पहले से हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं परचेजेस। अगर आपको यहाँ नेट परचेजेस दिया है तो डायरेक्टली नेट परचेजेस लिख देते हैं, और अगर यहाँ पर सिर्फ परचेजेस दिया है तो इसमें से आप यहाँ पर माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है दोस्तों, परचेज रिटर्न। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो वैल्यू आती है यहाँ पर आप लिख देते हैं। मान लीजिए परचेज रिटर्न आपका कुछ था और ये आपका परचेज था। ठीक है दोस्तों, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करके आप यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। एंड आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर यहाँ पर नेट परचेजेस दिया गया है तो आपको यहाँ पर परचेज रिटर्न
की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट परचेज का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि आपका जितना भी चीज कटौती होना था, जितना भी चीज आपका जाना था, वो सारी चीजें इसमें से पहले से ही निकल चुकी हैं। ये आपका सिर्फ परचेज बचा है। ठीक है दोस्तों, नेट का मतलब आपको जानना है शुद्ध। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो सकता है, इसके अंदर आता है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से। दोस्तों ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है बस। आप इन्हीं 4-5 पॉइंट को ध्यान देंगे तो आपका जो भी चीजें हैं आपको पता चल जाएगी कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद जितने भी इनवर्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों, एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना होता है। पहले तो आप इधर का देख लीजिए, इधर क्या लिखते हैं, इधर सबसे पहले आप लिखते हैं बाई सेल्स। ठीक है दोस्तों, अगर नेट सेल्स दिया गया है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप वैल्यू लिख देते हैं, और अगर सिर्फ सेल्स दिया गया है तो सेल्स में से आप माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पर एक चीज आपको जान लेना जरूरी है कि सेल्स रिटर्न को आप और क्या बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेल्स रिटर्न को आप बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये सही है, ये सही है पक्का? गलत है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में रिटर्न आउटवर्ड नहीं, रिटर्न इनवर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जितने भी इनवर्ड होते हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है दोस्तों, ये सारे इनवर्ड आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पर लिखा है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, तो ये आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा, ये आपका इस साइड लिखा जाएगा, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। अगर रिटर्न आउटवर्ड लिखा है तो यहाँ पर नहीं, इस साइड लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, परचेज रिटर्न को आप बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अगर आपको पहले से ये बातें पता थी तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आप लोग इस बात को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। या आप यहाँ गलती कर सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कितना माल बचा है, कितना गुड्स बचा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि सेल्स में सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद यहाँ लिखा जाता है, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न को यहाँ माइनस करके लिखा जाता है। एंड उसके बाद आल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री फैक्ट्री रेंट हो गया। उसके बाद आपका अगर ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस रेंट है तो ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका एक्सपेंस नहीं है, तो ये आपका किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका जितना भी इनवर्ड है, जैसे कि रिटर्न इनवर्ड को छोड़कर जितना इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सारे इनवर्ड आपके इसमें आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैं आपको बुक में देखकर आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में क्या क्या चीज आ सकती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आने को तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बस आपको मेन इन्हीं 4-5 चीजों को ध्यान देना है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बुक में दिया गया है वेजेस, अगर वेजेस है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरी तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। लेकिन अगर सैलरी लिखा है, सिर्फ सैलरी, तो आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंड अगर सैलरी एंड वेजेस है तो कहाँ जाएगा, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड उसके बाद आपका हो गया गैस फ्यूल पावर, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज ऑन परचेज, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होता है, डॉक चार्जेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये होता क्या है दोस्तों, अगर आपका जो गुड है, गुड्स जो होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है, वो अगर कहीं फॉरेन कंट्री से आता है तो आपका जो बंदरगाह, जो आपका जो जहां से आती है, वहां पर जो चार्ज लगता है उससे आने का, उसको आप डॉक चार्जेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका है इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, रॉयल्टी हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको इन 4 चीजों को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आपको सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको समझ लेना है। एंड उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या होता है, नीचे सम हो जाता है इन सबका, इधर सम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इधर साइड हम सम लिख लेते हैं, इधर साइड। ठीक है दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पर दोनों में आप सेम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो जितने से ज्यादा होगा इससे, मतलब कि अगर क्रेडिट साइड आपका डेबिट साइड से जितना ज्यादा होगा, आप यहाँ पर लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आपका जितना भी ज्यादा होगा। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जितना भी आपका ये ज्यादा होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से जितना भी ज्यादा होगा, आप इधर साइड लिख देंगे बाई ग्रॉस लॉस। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस,
ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड उसके बाद ग्रॉस लॉस। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा हुआ, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ इस फॉर्मेट पे। मैं फॉर्मेट बना ले रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है दोस्तों, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 2,50,000, 250। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका दिया गया है परचेजेस, आपका है ये 7 लाख। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, जो कि दिया गया है 22,000। ये आ गया आपका 6,78,000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इधर साइड में बाय सेल्स, आपका सेल्स दिया गया है 18 लाख, 18, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न आपका दिया गया है 5,000। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपका दिया गया इधर, इसको माइनस करके लिखेंगे तो 1,75,000, 17,95,000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका दिया गया इधर हो गया परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेस। तो वेजेस आपका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है दोस्तों, तो वेजेस आपका दिया, यहाँ पर लिख देंगे टू वेजेस, इधर साइड टू वेजेस 2,06,000। कैरेज इनवर्ड आपका इधर आ जाएगा टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड दिया गया है, तो कैरेज आउटवर्ड आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एंड उसके बाद आपका दिया गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर लिखा जाएगा, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपका है 2,48,000 और कैरेज इनवर्ड आपका 14,000 है। ठीक है दोस्तों, अब गैस फ्यूल पावर आपका फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाता है, तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे टू गैस फ्यूल पावर, आपका है ये 75,000। ठीक है दोस्तों, डॉक चार्जेस यहाँ पर लिखेंगे, डॉक चार्जेस 8,000 है। फैक्ट्री लाइटिंग यहाँ लिखा जाएगा, तो फैक्ट्री लाइटिंग 96,000। अब यहाँ पर दिया गया है ऑफिस लाइटिंग, तो ऑफिस लाइटिंग आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। एंड उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 6 लाख, तो इधर आप क्या लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका 6 लाख हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका सम कर लेना है इधर साइड पहले, तो इधर ये आ गया 17, 23,95,000। ठीक है दोस्तों, तो आपका इधर भी सम कर लेना है, तो इधर का सम मेरे हिसाब से आपका आ जा रहा है, इधर आपको सेम चीज लिख लेना, 23,95,000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका पूरे का सम करना है। ठीक है दोस्तों, अब बुक में डायरेक्टली दिया गया है, तो मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, आपको सम कर लेना है। इसका जो भी सम आएगा इससे माइनस कर देना है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो इधर जितना ज्यादा होगी, इससे जितना ये वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पर आप लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका आ जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी ज्यादा है तो इसके सम से जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी, आप यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर बुक में दिया गया है 7,69,000 से ज्यादा है, तो आप 7,69,000 यहाँ पर लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके फॉर्मेट एंड उसकी सारी चीजों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पर बात हो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि मैंने इस मार्कर का प्रोडक्शन किया, तो इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हैं वो हमारा क्या हो गया, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, जितना एक्सपेंस लगा। एंड इससे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है और सेल से जो कंपैरिजन होता है, उससे आपका क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको जानना जरूरी है कि इसको बेचने में आपका और भी खर्चा लगा हुआ, जैसे कि ऑफिस में रखा गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस की लाइटिंग हो गई, आपका चोरी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जितने भी सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता चलता है, एंड सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता चलता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट, नेट लॉस पता चलता है। जैसे कि नेट प्रॉफिट का मतलब होता है शुद्ध, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नेट का मतलब होता है शुद्ध, मतलब कि इस प्रॉफिट में या इस लॉस में आपका कोई भी और चीज जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट में आपका क्या जुड़ा हुआ है,
आपका जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया और ऑफिस रेंट हो गया और थेफ्ट हो गया, ये सारी चीजें अगर आपकी हो रही हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, वो उस ग्रॉस प्रॉफिट में अभी भी जुड़े, ग्रॉस लॉस में अभी भी जुड़े हुए हैं। अगर आपका आपके इनडायरेक्ट इनकम हो गया, तो जैसे कि कमीशन रिसीव्ड हो गया, आपका कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट मिल गया, ठीक है, मिसलेनियस आपका इनकम हो गया, तो ये सारी इनकम क्या है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में जुड़ी हुई है। तो आप बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है वो अभी हमारा एकदम शुद्ध नहीं, मतलब क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट या एग्जैक्ट लॉस जानना होता है कि इसके बाद हमारा कोई भी प्रॉफिट या लॉस, मतलब कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। तो आइए इसका फॉर्मेट भी हम लोग जानते हैं। तो उसका फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही होता है, पी एल अकाउंट, ये हो गया आपका अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखा जाता है, टू ग्रॉस लॉस, ठीक है दोस्तों। ये ग्रॉस लॉस आपका लिखा जाता है यहाँ पर, जो आपका टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से अगर ग्रॉस लॉस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस लॉस होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो भी आया होगा एक्स वाई जेड, इधर भी आपका एक्स वाई जेड। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। जैसे कि इसमें आपका जान लेना है कि ऑफिस से रिलेटेड जितना हो गया, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितना हो गया, ठीक है दोस्तों, आपका हो गया जितना भी आउटवर्ड हो गया, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ लिखी जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका और क्या लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, मिसलेनियस इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड बाय, कमीशन रिसीव्ड। तो ये सारे जितने भी इनडायरेक्ट इनकम आपकी जो है, जो भी इनकम है, वो कहाँ लिखी जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर आपको सम कर लेना है जो भी आएगा, अगर ये साइड ज्यादा है तो सेम आपको इधर साइड लिख लेना है, और ये साइड ज्यादा है तब भी आपको वही चीज यहाँ पर लिखना है, दोनों साइड ये आपका मैच होना चाहिए। अब अगर ये साइड आपका ज्यादा होता है, ये क्रेडिट साइड, तो आपको देखना है डेबिट साइड से क्रेडिट साइड कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा आपको यहाँ पर लिख देना है टू नेट प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों, जो भी होगा। अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, जितना बड़ा होगा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से, आप यहाँ पर लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से जितना बड़ा होगा, इस डेबिट साइड से क्रेडिट साइड के सब को माइनस कर देंगे आप, जो भी आएगा यहाँ पर आप लिख देंगे बाय नेट लॉस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालने का तरीका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये आपका फॉर्मेट है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, वहां पर क्या था, अगर सैलरी है तो आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता, तो सैलरी आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर सिर्फ वेज है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर सैलरी एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है दोस्तों। रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सारे कहाँ जाएंगे आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पोस्टेज हो गया, लाइटिंग हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। और उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट, कमीशन। कमीशन दिया भी जाता है, अगर सिर्फ कमीशन दिया गया है तो वहां पर आप उसको कमीशन रिसीव्ड ट्रीट कर सकते हैं एंड कमीशन आप पे भी ट्रीट कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना होगा, नोट लगा देना है। अगर आप रिसीव्ड लिख रहे हैं तो नोट लगा देंगे कि कमीशन इज ट्रीटेड एट कमीशन रिसीव्ड। अगर आप यहाँ पर एक्सपेंसेस जो मान रहे हैं तो आपको नोट लगा के लिख देना है कमीशन इज ट्रीटेड एज कमीशन पेड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपका आ जाता है ब्रोकरेज, बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाता है आपका डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। एंड उसके बाद आपका जो गेन होता है, इनकम होता है, वो भी है, जैसे कि रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आपका इंटरेस्ट मिल गया, या फिर आपका डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर पर डिविडेंड मिल गया, बैड डेट से रिकवर्ड हो गया, प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट, किसी एसेट के सेल पर आपको प्रॉफिट मिल गया,
एंड प्रॉफिट, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी अदर सोर्सेज से आपको इनकम हो गई, मिसलेनियस इनकम हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। एंड दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड जितना ज्यादा होगा टू नेट प्रॉफिट लिख के यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा तो आपका क्रेडिट साइड से जितना ज्यादा होगा यहाँ पर बाय नेट लॉस लिखकर यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करके आपको उसको अच्छे से क्लियरिटी दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्वेश्चन करने चले हैं। ये आपका अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ पर लिखेंगे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, दिया गया हमको ये 50,000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका दिया गया कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर लिखा जाएगा आपका कैरेज आउटवर्ड 2 लगाकर, ये आपका 10,000 है। उसके बाद आपका दिया गया ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी आपका 15,000 है। उसके बाद आपका दिया गया है फायर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, तो ये भी आपका डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे, तो फायर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, ये आपका है 15,000। उसके बाद आपका दिया गया है टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये आपका 5,000 दिया गया है। उसके बाद आपका दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो 2 एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये आपका है 5,000। उसके बाद आपका दिया गया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एंड उसके बाद आपका दिया गया है एक मिनट, ये आपका दिया गया है 10,000। उसके बाद आपको दिया गया है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना डिस्काउंट रिसीव्ड आपका ये इनकम है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड है आपका 10,000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका है ट्रैवलर्स एंड सैलरी, तो ये आपका एक्सपेंस में आ जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 ट्रैवलर्स एंड एक मिनट ट्रैवलर्स एंड सैलरी, ये आपका है 15,000। एंड उसके बाद आपका रिपेयर है, तो रिपेयर भी आपका एक्सपेंस में आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 2 रिपेयर, तो रिपेयर भी आपका है 5,000 का। एंड उसके बाद कमीशन है, क्रेडिट लिखा है तो आप कमीशन, आपको कमीशन क्रेडिट दिया गया है तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, तो बाई कमीशन लिख देना है, कमीशन ब्रैकेट में क्रेडिट, ये आपका है 10,000। दोस्तों आपको लग रहा होगा 10,000 15,000 5,000, तो मैं वैल्यू आपके लिए आसान वैल्यू लिख ले रहा हूँ। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान देना है, अकाउंटेंसी में आपको वैल्यू नहीं देखना है, आपको फॉर्मेट देखना है, आप लिख क्या रहे हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे कि डी के बुक लेंगे तो उसमें एक रेट वाली बुक है, रेट प्रिंटिंग की, ग्रीन प्रिंटिंग की, दोनों में वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन आपके जो अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन है वो सेम है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, आपका जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए, आपकी वैल्यूज मैटर नहीं करती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका दिया गया जनरल एक्सपेंस, तो यहाँ लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंस, जो आपका है 20,000। एंड उसके बाद आपका दिया गया है ऑफिस लाइटिंग, तो आपका यहाँ ऑफिस लाइटिंग इसमें आ जाएगा 2 ऑफिस लाइटिंग, ये आपका दिया गया है 10,000। एंड उसके बाद आपका दिया गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपका ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका है 20,000। एंड उसके बाद आपका दिया गया है सनड्राई इनकम, आपको ध्यान देना है सनड्राई इनकम आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय सनड्री इनकम। ठीक है दोस्तों, सनड्री इनकम आपका है 30,000। एंड उसके बाद आपका दिया गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, सनड्री इनकम हो गया। एंड उसके बाद कमीशन, दोबारा से कमीशन है, तो इस बार कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड 10,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसको आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस साइड का सम कर लेना है। अगर इस साइड का सम ज्यादा लग रहा है तो इस साइड का कर लें, चाहे इस साइड का सम कर लें। जैसे मैं इस साइड का सम करता हूँ तो ये कितना है 50 10 60 10 70 70 20 90 90 3 120 एंड 130, 1,30,000 2 3 4। अब इसको इधर लिख लेना है आपको 2 3 4। अब इस साइड का आपको सम करना है, जैसे कि 10 30 40 10 50 10 60 60 20 80 1,00,000 1,10,000। तो ये आपका 1,10,000 है, ये आपका 1,30,000 है। तो ये आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कितना ज्यादा है आपको माइनस कर लेना है। क्रेडिट साइड 1,30,000 है और ये आपका डेबिट साइड 1,10,000 है, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,000। तो आपका जो क्रेडिट साइड है डेबिट साइड से 20,000 ज्यादा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, कितने 20,000। अगर अगर आपका ये सम करने पे 1,10,000 आता, क्रेडिट साइड आपका 1,10,000 होता और डेबिट साइड आपका 1,30,000 होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, जो ये 20,000 होता आपका यहाँ क्या हो जाता बाई नेट लॉस। ठीक है दोस्तों, कितना 20,000। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन सी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, कौन सी एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता है, कौन सा प्रॉफिट कौन सा लॉस, और उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको कौन सा प्रॉफिट कौन सा लॉस मिलता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, सारे का फॉर्मेट देख लिया, क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा लास्ट जो आता है वो है बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की, आखिर बैलेंस शीट है क्या, बैलेंस शीट बनाई कैसे जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था
जो हमने जो दूसरा स्टेटमेंट हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, वो हमारा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हम आपके जो बिजनेस होता है उसकी नेटवर्थ या वेल्थ या एसेट या लायबिलिटी कितनी है, इस चीज के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप नेटवर्थ, वेल्थ या किसी बिजनेस की एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, उसकी वेल्थ क्या है, नेटवर्थ क्या है, ये सारी चीजें अगर हमको जाननी होती हैं तो हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गई एक बात। इसमें दूसरी बात आती है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसे आप पीएल अकाउंट बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, एट दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे बनता है। मतलब कि आप इसे हर बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है अपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए अपने बिजनेस को। लेकिन आपका जो बैलेंस शीट होता है वो एट द एंड ऑफ ईयर नहीं, एज एट, मतलब कि जैसे कि आप 31 मार्च को आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए, लेकिन आपका जो बैलेंस शीट होता है वो सिर्फ जैसे कि आपको मान लीजिए 31 मार्च 2025 को आपका जो बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि एवरी, मतलब कि आपको इससे बैलेंस शीट आपको ये बताता है कि 31 मार्च तक आपका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, ठीक है दोस्तों, 31 मार्च तक, ना कि एवरी 31 मार्च को आप इसको बनाएंगे। ये एज डेट मतलब कि उस डेट तक कितना था, उसके बाद का आपका नहीं मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। ये होगी दूसरी बात। अब इसके फॉर्मेट जो होता है, इसके फॉर्मेट क्या होता है कि प्रॉफिट एक साइड आपका एसेट होता है, एक साइड लायबिलिटी। एसेट को आप इस साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको एसेट में इधर साइड ही लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको एसेट को इधर साइड ही लिखना है। तो एसेट के अंदर आपका सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है आपका, जैसे कि जो आपका लॉन्ग टर्म एसेट नहीं होता है, जैसे कि कैश, बैंक, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है दोस्तों। एंड दूसरा आपका होता है नॉन करंट एसेट, जैसे कि लॉन्ग टर्म में जो आपका बेनिफिट देता है, जैसे कि आपका बिल्डिंग एंड मशीनरी हो गया, मशीनरी एंड प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती हैं। तो ये क्या हो गई आपकी नॉन करंट एसेट, ठीक है दोस्तों। करंट एसेट आपका कैश, बैंक, स्टॉक। नॉन करंट एसेट आपका जैसे कि लैंड, मशीनरी, जितने भी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो आप एसेट के अंदर ये सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आप करंट एसेट और नॉन करंट एसेट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको जानना जरूरी है कि एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सॉरी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपको पता है कोई भी एसेट खरीदा जाता है या तो लायबिलिटी या फिर आप उसको उधार या लोन पे लेते हैं, या फिर आप उसको कैपिटल से लिखते हैं। तो इसलिए आपको इधर साइड लायबिलिटी लिखना होता है। तो लायबिलिटी में आपका सबसे पहले आ जाता है करंट लायबिलिटी, जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, आप किसी से पैसा उधार ले लिए, बिल्स पेबल हो गया, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये हो गया करंट लायबिलिटी। दूसरा चीज आपका आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो चीजें आप लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो चीजें आप उधार लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि करंट नॉन करंट एसेट में आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले एसेट हो गए, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन जो लायबिलिटी होती है उसे आप नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि आपको हो गया बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब है कि जैसे कि जो आपका 5 साल के ऊपर होता है, डिवेंचर्स हो गया, सेक्टर, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया एसेट आपका कैपिटल से भी लिया जाता है, तो आप यहाँ पर कैपिटल भी लिखते हैं। कैपिटल के अंदर में आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, अगर आपका नेट लॉस होगा तो घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। नेट प्रॉफिट दिया गया तो आप ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते हैं, नेट लॉस दिया गया तो घटा देंगे, एंड अगर आपको ड्राइंग दिया गया है ड्राइंग भी आप इसमें से घटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको करंट लायबिलिटी लिख लेना है, नॉन करंट लायबिलिटी लिख लेना है, कैपिटल लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। कैपिटल इस तरीके से आपको निकाल के लिखना है, अगर दिया गया है तो करंट एसेट लिख लेना है, नॉन करंट। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपका ये जो है और ये हमेशा मैच करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, या कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आती हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एक आता है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको पता है करंट एसेट फिर नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल। तो ये एक ऑर्डर में लिखा गया है, तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर बात होती है रिवर्स ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कि ये जो ऑर्डर है इसको उल्टा लिख दिया, मतलब कि जो सबसे नीचे है वो ऊपर आ जाए, जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है दोस्तों। जो सबसे नीचे उसकी सबसे ऊपर, फिर उसके बाद वाला उससे ऊपर, जो सबसे ऊपर है वो एकदम नीचे, मतलब इसी ऑर्डर को पलट दें। करंट एसेट की जगह पहले नॉन करंट एसेट फिर करंट एसेट, पहले कैपिटल फिर नॉन करंट लायबिलिटी फिर करंट लायबिलिटी। तो ये आपका हो जाता है रिवर्स ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ज्यादातर आपका ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में ही फॉलो करना होता है, लेकिन आपको ये पूछ सकता है कि ये आपका रिवर्स ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है, आप लोगों को मैंने बता दिया है, जानते रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ नहीं दिया गया तो आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर 2 चीजें और आ जाती हैं, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया करंट एसेट के अंदर एक ग्रुप बना दिया कि इतने सारे चीजें लिखी जाएंगी। नॉन करंट एसेट के अंदर एक ग्रुप है, करंट लायबिलिटी के अंदर आपका ये ग्रुप है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ये ग्रुप है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के जो ये ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप्स को आप ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के ग्रुप्स को आप ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा, बेसिकली पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि यही करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के जो ग्रुप्स हैं, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं। और अगर मार्शलिंग बोल दिया जाए तो आपका ये जो ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और रिवर्स ऑर्डर ऑफ परमानेंस है। इस ये जो ऑर्डर दिया गया है करंट एसेट, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम मार्शलिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हमारी बैलेंस शीट का आपका पूरा फॉर्मेट, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, कहाँ पर क्या लिखा जाता है, ऑर्डर क्या है। ठीक है दोस्तों, किस ऑर्डर को फॉलो करता है, आप कहाँ पर क्या लिखते हैं, किस ग्रुप के अंदर क्या चीजें आती हैं, सारी चीजें मैंने बैलेंस शीट के बारे में आपको बता दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि है कुछ बेसिक फॉर्मुलाज, कि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मुलाज के ऊपर होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन और सारे फॉर्मुलाज में आप इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम फॉर्मुलाज क्या क्या हैं, और उसके क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस चैप्टर में कुछ जो फॉर्मुलाज हैं, 3 से 4 फॉर्मुलाज हैं, और इन्हीं 3-4 फॉर्मुलाज में पूरी आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक एक फॉर्मुला बताता हूँ बारी बारी से। सबसे पहला फॉर्मुला आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं COGS। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा फॉर्मूला आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ COGS। ठीक है दोस्तों, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है कि आप नेट सेल्स माइनस जीपी, यही उल्टा कर देंगे, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जीपी का फॉर्मूला मिल गया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, COGS का एक और फॉर्मूला होता है। तो दूसरा फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला। एंड एक लास्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ जाता है एडजस्टेड परचेज का, एडजस्टेड परचेज का। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली इसमें आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो इसमें नहीं लिखा जाता है एडजस्टेड परचेज में। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हो गया ये नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला होता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, नेट सेल्स का एक और नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप एक काम करिए, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ले लिए। तो अब क्या करना है, इन्हीं सारे फॉर्मुलाज पे क्वेश्चन करना है आपको। जीपी निकालना होगा, COGS निकालना होगा, एडजस्टेड परचेज निकालना होगा, या COGS आपको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। तो चलिए हम बुक लेकर आपको सारे क्वेश्चन बारी बारी से कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक 70,000, वेजेस दिया गया है 40,000, सैलरी दी गई है 30,000, सेल्स दिया गया है 6,88,000, एंड एडजस्टेड परचेज दिया गया है 5,50,000। एंड आपको इसमें निकालना है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको जानना होगा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। जीपी होता है आपका नेट सेल्स माइनस COGS, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो दिया नहीं गया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो इस फॉर्मूले से ही निकलता है। दूसरा फॉर्मूला क्या था COGS का, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, लेकिन सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा, आपको ओपनिंग स्टॉक की जगह यहाँ पर क्या दिया गया, एडजस्टेड परचेजेस। और ये कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक से
अगर आप नेट परचेजेस जोड़ लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का काम खत्म, एडजस्टेड परचेजेस आपका निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो एडजस्टेड परचेजेस क्या है, 5,50,000। अब इसमें क्या ऐड होगा, एक मिनट, फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और ये इन दोनों को सम से माइनस करने पे आपका आ जाता है एडजस्टेड। तो एडजस्टेड में आप अगर डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आपका जो एडजस्टेड परचेजेस 5,50,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, आपका वेजेस दिया गया 40,000, सैलरी क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं है, तो इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आप वेजेस को इंक्लूड करिए, सम कर देंगे तो 40,000, ये हो जाएगा आपका 5,90,000। अब जीपी निकाल लीजिए, जीपी निकलेगा आपका नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल्स आपका 6,88,000 है माइनस 5,90,000, आपका जीपी आ जाएगा 98,000। ठीक है दोस्तों, माइनस कर लिया, 98,000 आपका जीपी आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है जीपी निकालने का, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है आपको परचेजेस दिया गया है 6,88,000, ये भी उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है 30,000, कैरेज इनवर्ड दिया गया है आपको, दिया गया है 20,000, कैरेज आउटवर्ड दिया गया है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इनवर्ड सही से लिख देता हूँ, आउटवर्ड आपका है 15,000 और वेजेस आपका है 50,000। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको निकालना है जीपी। तो सबसे पहले आपको परचेजेस दिया गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है कि परचेज रिटर्न, तो आप रिटर्न में से परचेज रिटर्न घटा के नेट परचेजेस निकालते हैं, तो आपका नेट परचेज क्या आ जाएगा, एनपी, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 6,58,000 आ जाएगा। अब ये आपका क्या है, कैरेज इनवर्ड, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कैरेज आउटवर्ड आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको आप इसमें सम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया, 70,000, 70,000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है आपको, आपका जो परचेजेस है वो दिया गया है, सॉरी 6,80,000 है, रिटर्न आउटवर्ड आपका 30,000 है, कैरेज इनवर्ड इतना है, आपका जो सेल्स दिया गया है 6 लाख का, तो आपको यहाँ पर सेल्स लिख लेना है 6 लाख। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आपको इसमें किस तरीके से है, सबसे पहले आपको परचेजेस में से परचेज रिटर्न घटा देना है, आपका आ जाएगा 6,50,000। ठीक है, अब इसमें आपको ऐड कर देना है क्या, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो है आपका 20,000 ये और 50,000 ये, 70,000, तो कितना हो जाएगा ये आपका 70,000 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 7,20,000। अब आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज दिया गया है, ये जो सेल्स है 3/4 है आपका, 3/4 है, 3/4 ऑफ गुड सोल्ड है, मतलब कि 7,20,000 में से 3/4 ही सेल हुआ है, तो 3/4 जो सेल हुआ है वो 6 लाख का सेल हुआ है, और जो 3/4 जो है उसका कॉस्ट क्या होगा, तो 7,20,000 का 3/4 निकाल लीजिए, तो 3/4 आप 7,20,000, तो 4 एकम 4, 3 4 38, 1 2 3 4 18 तक 5,40,000, 2 3 4, तो माइनस कर दीजिए 5,40,000, 1 2 3 4, तो आपका जीपी क्या आ जाएगा 60,000। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जीपी निकालना है किस तरीके से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड परचेज कैसे निकालेंगे, सेल्स कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, आप लोग घर पर खुद से ट्राई करिएगा, आपको सारे के सारे फॉर्मूला मैंने बता दिए हैं, सारे फॉर्मूला आप एक बार खुद से याद कर लीजिएगा, जितने भी मैंने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। एंड दोस्तों सारे को फॉर्मेट आपको देख लेना है कि इसमें कौन सा एक्सपेंस जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, सारे अकाउंट से, एंड उसके बाद ये जो फॉर्मूलाज है, जो क्वेश्चन है जो मैंने आपके कराए हैं, आपके सारे को समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों इनमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, आप लोग कमेंट से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी कुछ आपको नहीं आता है, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा वहां पर। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं, प्रोसेस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट में जरूर से बता देना। ठीक है दोस्तों।